नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। रिशु श्री उर्फ रिशु रंजन सिन्हा उर्फ बड़े साहब, इस कहानी से आज बिहार में सियासत से ताल्लुकात रखने वाले लोग, ठेकेदारी और इस तरह के व्यवसाय में लगे रहने वाले लोग भली भांति वाकिफ हैं। पिछले साल जुलाई में जब संजीव हंस तत्कालीन प्रधान सचिव ऊर्जा और सीएमडी पावर होल्डिंग कंपनी के घर पर जब ईडी की छापेमारी हुई थी, उसके साथ साथ इस शख्स के घर पर भी छापेमारी हुई थी। लेकिन उस न्यूज़ को बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से, बड़े प्लानिंग से दबा दिया गया, मेन मीडिया में बहुत उछाला नहीं गया। संजीव हंस जेल में हैं, गिरफ्तार हैं, निलंबित भी हो चुके हैं। अब ये जो रिशु श्री है, इसके बारे में मैंने सचिवालय के गलियारों में अधिकारियों से, अन्य लोगों से जो मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ सर्विंग हैं, उनसे जब तहकीकात की पता चला कि इस व्यक्ति का कैरियर शुरुआत हुआ था सरकारी विभागों में स्टेशनरी सप्लाई करने से। स्टेशनरी मतलब कागज, कलम, पेपर्स आदि सप्लाई करने से। धीरे धीरे इसने सचिवालय के विभिन्न विभागों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। देखने सुनने में बड़ा हैंडसम, लेकिन बेहद शातिर। राज्य के लगभग 1 दर्जन आईएएस अधिकारियों से इसकी जबरदस्त घनिष्ठता हो गई है। पब्लिक रिलेशनशिप में बड़े माहिर। धीरे धीरे इसने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। स्टेशनरी की सप्लाई से लेकर ठेकेदारी मैनेज करना शुरू कर दिया और 10 साल होते होते यह व्यक्ति बिहार के सचिवालय के कॉरिडोर में इतनी धाक जमा ली कि लोग बताते हैं कि कई एक ऐसे विभाग है जहां इसकी मर्जी के बगैर फाइलें आगे नहीं बढ़ती थी। ये सब आप लोग जान रहे हैं, इसकी स्टोरी जान रहे हैं। मैं आज आपको इस संदर्भ में छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करूंगा। जरा एंगल को समझने का प्रयास कीजिए। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से यह बताया गया कि ईडी को इसके इस भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क का, पूरे मोडस ऑपरेंडाई का खबर हुआ कि कैसे सरकारी महकमों में ये घुसा हुआ है, कैसे टेंडर मैनेज करता है, कैसे ये चुनिंदे बिहार के पोस्टर बॉय आईएएस अधिकारी और कुछ इंजीनियर्स, ठेकेदार आदि के पैसे हवाला के माध्यम से विदेशों में, खासकर गल्फ कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है। तो बताया जा रहा है कि ईडी ने रिक्वेस्ट किया था बिहार सरकार से कि इस पर एफआईआर हो। अखबार में आप ये भी पढ़े होंगे कि इस पर एफआईआर करने का मुख्यमंत्री ने अप्रूवल दिया है। पहले टेक्निकल बात आप समझ लीजिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक इकाई के रूप में हुआ था। बाद में यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में एक कन्वेंशन हुआ जिसमें माने ईडी का गठन और खासकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इस एजेंसी के हवाले करने का बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। यूनाइटेड नेशंस में एक कन्वेंशन हुआ, उसमें चर्चा ये हुई कि अंतरराष्ट्रीय जो ड्रग स्मगलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, आर्म्स डीलर्स हैं, वे लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं
और वो जो ब्लैक पैसा है, ब्लैक मनी है, वो किसी कंट्री के लीगल इकोनॉमी में घुस जाता है और उस कंट्री के लीगल इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज करता है। आप सब लोग जानते हैं, खासकर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये ड्रग पेडलर्स, इंटरनेशनल आर्म्स स्मगलर्स एंड डीलर्स उस देश की अर्थव्यवस्था और सरकारों को चलाते हैं। इसलिए उन लोगों को बनाना रिपब्लिक भी कहा जाता है। तो समझौता ये हुआ कि जितने सिग्नेटरी मुल्क हैं यूएन में, उनको एक कानून बनाना चाहिए प्रभावी, ताकि इन लोगों को रोका जा सके। भारतीय संविधान में एक प्रावधान है, वो प्रावधान ये कहता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुए हैं तो अकॉर्डिंगली देश में कानून बनाया जाएगा, मतलब बाध्यता है। तो चूंकि यूनाइटेड नेशंस के इस कन्वेंशन का भारत भी एक सिग्नेटरी था, इसलिए 2002 में एक कानून बना। पर्पस ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसा का जो हेर फेर हो रहा है, खासकर बाहर भेजा जाता है, तो उसकी जांच के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनेगी और इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फेमा और फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट वगैरह में अधिकार दिए गए हैं। पीएमएलए एक्ट में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को केस दर्ज करने, उसके केस को एफआईआर नहीं बोला जाता है, ईसीआईआर बोलता है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उसको ईसीआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ केंद्र के कमांड में काम करता है, वित्त मंत्रालय के कमांड में काम करता है। बहुत लोगों को यह भी जानकारी नहीं है कि ईडी होम डिपार्टमेंट में काम करता है क्या? नो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। मैं ये बारीकी क्यों बता रहा हूं, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर ईडी को यह जानकारी थी कि पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो ईडी तो सू मोटो कार्रवाई कर सकती थी, स्वयं ईसीआईआर दर्ज करके और बात आगे बढ़ा सकती थी। और जैसे ही एक केस होता, फिर बिहार सरकार अपनी कार्रवाई करती, जैसे संजीव हंस के मामले में हुआ। तो ये बात मेरी समझ के परे है कि क्यों ईडी बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट या फॉर दैट मैटर निगरानी विभाग को यह अनुशंसा देगा। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि ये क्यों किया गया है, भी आपको डिकोड कर देंगे। ये किसी चैनल ने आपको नहीं समझाया होगा, क्योंकि इतनी बारीकियों की समझ की अपेक्षा आप अन्य पत्रकारों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे इन विषय की इन गहराइयों और तकनीकी पक्षों को नहीं जानते हैं। नंबर 2, रिशु श्री कोई गवर्नमेंट ऑफिसर तो है नहीं जिसके विरुद्ध एफआईआर करने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए होगी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट या फॉर दैट मैटर विजिलेंस ब्यूरो हो या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो, ये सभी निगरानी के ही पार्ट है। इसके विरुद्ध एफआईआर करने के लिए तो किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर ये कथित रूप से बात कहां से आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन दे दिया है, जबकि जो सूचना है उसमें कहा गया है कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट की एफआईआर में रिशु श्री और उसके कुछ कर्मियों का, उसने जो कंपनी खोली है, कई कंपनी उसमें है, उन कंपनियों के कुछ कर्मियों का नाम इसमें है। इसके बाद से ये न्यूज तैरना शुरू हुआ कि साहब इसमें लगभग 1 दर्जन ऐसे अधिकारी हैं जो इसके लपेटे में आ सकते हैं। अब मैं आपको परत दर परत समझाने का प्रयास करता हूं कि ये खेल क्यों, कैसे और किस स्तर से खेला जा रहा है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इस राज्य में इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। नवंबर में तो सरकार ही बन जानी है। जदयू और बीजेपी एनडीए के 2 मुख्य घटक दल हैं, बाकी भी छोटे मोटे हैं, उसका कोई खास वजूद नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जदयू के जो निगोशिएटर हैं, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, या जो उनके अभी इनर क्वार्टरी में लोग हैं,
वो लोग चाह रहे हैं कि 121 सीट का बंटवारा हो जाए और इसी में से कुछ लोग छोटे मोटे जो घटक हैं, हम, एलजेपी आदि को दिया जाएगा। बीजेपी इस बार स्पष्ट रूप से ये चाहती है कि वो ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े और वो जदयू को 60-61 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। इस पर बात बन नहीं रही है। बीजेपी का ये जांचा परखा और टेस्टेड फॉर्मूला है कि कमजोर नस को पकड़िए और उसको दबाइए। अब देखिए, ये पूरा पहले मैसेज ईडी के माध्यम से स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जाना और इस बात में कहीं कोई संशय अब है ही नहीं कि ईडी के पास पता है। और ईडी के पास क्या है, तो सचिवालय के चौक चौराहे पर, सचिवालय के सामने जो भुंजा बेचता है और जो होटल में खाना चाय पिलाता है, उसको भी पता है कि कौन कौन अधिकारी यहाँ कितना माल बना रहा है, सब पता है। तो ईडी को क्यों नहीं पता? तो मैसेज दिया गया कि भाई ये सब जो अधिकारी हैं ये सब लपेटे में आ गए हैं, तो आप स्पेशल विजिलेंस यूनिट से अपना केस वेस कराइए। मतलब ये मुख्यमंत्री जी और उनके जो चेले चपाटे हैं जो ये तय कर रहे हैं, तथाकथित रणनीतिकार हैं, उन सब लोगों को ये मैसेज चला गया कि बाबू सबकी गर्दन यहां तक है। तो पहला तो समझिए बात कि ये खेल रचा गया है दिल्ली से। ऑपरेशन लोटस का ये नया मोडस ऑपरेंडाई है, डोजियर तैयार है। मैसेज ये है कि आप 60-61 सीट पर मान जाइए, नहीं तो ऋषि श्री को धरेंगे, उल्टा लटकाएंगे बर्फ के सिल्ली पर, तुरंत उगल देगा और उसको गवाही करा के कोर्ट में या उसके बयान के आधार पर या ऐसे भी दुनिया भर का एविडेंस है, 1 दर्जन अधिकारी के खिलाफ सबूत मिल चुका है, यह हम आपको बता रहे हैं। अब जरा समझिए कि ऋषि सूरी खेल कैसे करता था। टेंडर मैनेज, ये शब्द आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन इसके टेक्निकलिटी को आपको समझा देते हैं। सरकारी सिस्टम में रहने के कारण इन टेक्निकलिटी को हम लोग भली भांति समझते हैं। वस्तुतः इसके 3 तरीके थे कैसे इतना पैसा कमाया। आप सब लोग को पता है कि बिहार में अब ई टेंडरिंग होती है, यानी ऑनलाइन टेंडर आपको डालना है। क्योंकि ये पैसा दे देकर, महंगे गिफ्ट देकर और हर चीज मुहैया कराने में यह व्यक्ति माहिर था। हर चीज मतलब हर चीज। तो ये जो विभागों के प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव टाइप चीज जो लोग हैं, कुछ लाइन डिपार्टमेंट के, अब तो नाम भी स्पष्ट आ गया है, नगर विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, रोड डिपार्टमेंट, इरिगेशन, ऊर्जा सहित अन्य कई और विभाग हैं। तो प्रधान सचिव के यहां इन लोगों का एक्सेस था। इसके एक्सेस होने के कारण 3 तरीके से मैनेज होता था। पहला कि ये टेंडर को कस्टमाइज्ड कराता था। इसका मतलब कि कोई टेंडर निकला तो उसके जो टेक्निकल बिड हैं, जो तकनीकी 2 बिड होता है, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड होता है, इसको आप समझ लीजिए। जब टेक्निकल में क्वालिफाई कीजिएगा तभी फाइनेंशियल खुलेगा। तो टेक्निकल जो टेंडर होता था पार्ट टेक्निकल उसका, उसमें ऐसे शर्तों को लगाया जाता था, उसको कस्टमाइज्ड कराया जाता था कि इसके चहेते कंपनी या जिससे पहले से बात कर लिया वही उसमें क्वालिफाई करे और वैसा डमी 1-2 ठो और क्वालिफाई कर जाए। पहला तरीका तो ये हुआ। मान लीजिए कि कस्टमाइज कराने के चक्कर में भी, उतना करने के प्रयास के बावजूद भी 3-4 कंपनी ने डाल दिया है, तब दूसरा खेल क्या था कि चूंकि इसको विभागीय सचिवों के कार्यालय और उसके कंप्यूटर में एक्सेस था, तो खोल करके ये टेंडर पढ़ लेता था कि उसमें क्या क्या दिए गए हैं।
तो उसको फिर से ये रिवाइज कराता था, या फिर फाइनेंशियल टेंडर में देख लेता था कि किसने कितना कोट किया है। तो आप सब लोग को पता है बिहार वित्त नियमावली है, उसमें जो लोएस्ट देगा उसको मिलेगा, L1 उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में L1। तो देख लेता था किसने कितना कोट किया, तो उससे कम राशि कोट कर दिया और टेंडर खुलेगा तो स्वाभाविक रूप से इसको मिल जाएगा। तो पहला तरीका हुआ कस्टमाइज कराना, दूसरा तरीका हुआ कंप्यूटर में एक्सेस लेकर उस ई टेंडर को खोल करके बीच में पढ़ लेना और उसमें अकॉर्डिंगली अपना कम का टेंडर फाइनेंशियल बीड के रूप में डाल देना। तीसरा तरीका यह था कि अन्य कंपनियों से यह मैनेज कर लेता था कि यह टेंडर हम लेंगे और अगला टेंडर आपको दिला देंगे, यानी दलाली वाला बात। तो जिस कंपनी को यह टेंडर दिलाने में मदद करता था उससे 3 से 5%, ये तो FIR वगैरह में भी संभवतः आ गया है, वो पैसा लेकर करता था और फिर बाद बाकी उस टेंडर को अपने द्वारा खोले गए कंपनी में पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ले लेता था। ये इसकी हैसियत हो गई थी। अब जरा समझिए खेल कि आगे होने वाला क्या है। पहली चीज ये, अब सबसे बड़ा खतरा इस बात का हो गया है कि कहीं रिशु श्री की हत्या न करा दी जाए, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि करीब करीब 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का खेल है ये। तो 15,000 करोड़ रुपए में 1 दर्जन से ज्यादा IAS अधिकारी वो फंसेंगे, 100% फंसेंगे अगर ठीक से जांच हो जाए तो। अगर ठीक से जांच हो जाए तो सबसे आसान तरीका क्या है कि जो किंग पिन है उसी को खत्म कर दिया जाए। तो पहले तो ये देखना होगा और ये एप्रीहेंसिव है कि अगर वो ठीक ठाक से जेल में सुरक्षित रह जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसी हत्याएं होती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक और ऐसा कांड हुआ था जिसमें एक, नाम लेना उसका उचित नहीं होगा, एक हवाई यात्रा से जुड़े एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। वो रहस्य बनकर ही रह गया। जो लोग गिरफ्तार हुए, वो कुछ लोगों का कहना है कि वह भी ऐसे ही लोगों का पैसा पहुंचाने का काम करता था हवाई जहाज से, तो उसकी हत्या हुई है। तो इसकी भी हत्या हो जाए अगर, तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। अब जरा खेल समझिए। बीजेपी स्पष्ट रूप से मैसेज दे रही है नीतीश कुमार को कि आप मान जाइए 60 सीट पर, नहीं तो ये केस बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर ये मान गए तब तो ठीक है, अगर ये मान गए तो देख लीजिएगा कि यह केस फिर धीमी गति का समाचार हो जाएगा। और केस कैसे मरता है, फाइलों में दम कैसे तोड़ देता है, उसकी कई वानगी हम आपको दे सकते हैं। ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड, CBI का केस क्लोजर हो गया। निशा त्रिवेदी या निशा द्विवेदी उर्फ बॉबी, बेबी या बॉबी जो भी था, विधानसभा की एक कर्मी थी, उसकी हत्या हुई थी कांग्रेस के रेजिम में। किशोर कुणाल उस वक्त SSP थे। CBI को गया, क्लोजर रिपोर्ट लग गया। सृजन घोटाले में क्या हुआ, 1-2 अफसर, 1-2 कर्मी, उसको गिरफ्तार किया गया। उसमें कुछ तो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मर गए, कुछ जेल में मर गए, कहानी खत्म। जबकि उसमें सब लोग जानता है, उसमें एटलीस्ट 2 MP का नाम है। और अगर ठीक से जांच होती तो उस जांच की आंच पटना के जो VIP क्वार्टर्स हैं, जो ऑफिसेज हैं सचिवालय में, वहां तक पहुंच सकती थी, लेकिन वो पहुंची नहीं। मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड,
एक व्यक्ति की सजा हुई, कहानी खत्म। तो अगर जदयू मान गई 60 सीट पर, तो इस केस का भी वही हश्र होगा जिसकी बानगी मैंने अभी आपको बताई। अगर नहीं माना तो आप ये समझिए कि ईडी ECIR दर्ज करेगी, यानी केस दर्ज करेगी फ्रेश, और 4-5 जगह छापेमारी होगी। 2-3-4 ACS रैंक के अधिकारी, कुछ लोग तो बहुत सर्वोच्च पद के रेस में हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी और सारी बातें खुल जाएंगी। और यह जो फंदा है, यह धीरे 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 नीतीश कुमार और उनके जो 2-3 चेले चपाटे हैं वहां तक पहुंच जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए कि इसमें राशि कितनी इन्वॉल्व है। मैंने किसी मंच पर बात करते हुए बताया था कि यहां लूट का एक अजीब मॉडस ऑपरेंडाई चल रहा है बिहार में। 3,17,000 करोड़ का बजट है, इसमें 80-85 हजार करोड़ मान लीजिए कि आप कमिटेड लायबिलिटी, जिसमें सैलरी है, पेंशन है, जो ब्याज जो आप उधारी लेते हैं उसका इंटरेस्ट है, ब्याज की अदायगी वगैरह है, 85-87 हजार करोड़ के आसपास। स्कीम मद का जो पैसा करीब 1.25 लाख करोड़ के आसपास का होता है, 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ आप मान लीजिए, राउंड फिगर 1.5 लाख करोड़। मेरा स्पष्ट रूप से ये मान्यता है, मेरा ये अभिमत है कि इसमें करीब 40% से 50% पैसे की लूट होती है। यानी बिहार में एक साल में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का स्कैम हो रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं। क्या तरीका अपनाया जाता है सो आपको बता देते हैं। वन फाइन मॉर्निंग विभाग में इसी टाइप का विभाग, मत देखिएगा कि ये सब जो विभाग है, रोड, बिल्डिंग, नगर विकास विभाग, RWD विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट में तो वर्चुअली एक ही जात के मंत्री का लगता है वो रजिस्ट्री हो गया है। इन विभागों में बड़ा सोच समझ करके कंसल्टेंट बहाल करके खूब सुंदर DPR बनाया जाएगा। और आजकल तो AI का जमाना है, एक से एक 3D पिक्चर लग जाता है। उसके बाद इन्फ्लेटेड एस्टिमेट बनते हैं। आपको याद होगा मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यहाँ एस्टिमेट घोटाला हो रहा है, तो वो इन्फ्लेटेड बनता है। और 100-200 करोड़ से नीचे का तो बात करना ही एक तरह से समझिए कि हम लोग बोलते हैं हिनस्तय है, मतलब शान के खिलाफ है, तो बनता है। उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन होगा, मुख्यमंत्री से कथित रूप से पहले विमर्श कर लिया जाएगा या मान लिया जाएगा कि विमर्श हो गया, उनके खिलाफ उनके बिहाफ में कौन करता है वह सब आप सबको पता है कि किसको कितना पैसा मिलेगा। उसके बाद वो कैबिनेट में जाके पास होगा और फिर खेल शुरू होगा टेंडर के पूरे गेम का। मैं आपको एक वाकया बताता हूं, मैं साल नहीं बताऊंगा और विभाग का नाम नहीं बताऊंगा और उस मंत्री का भी नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। मुझको एक अन्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आपको मालूम है कि कुछ ऐसा टेंडर निकलने वाला है, रेदर निकल गया है, जिस पर भारत सरकार की अभी तक स्वीकृति नहीं हुई है और कायदे से उस पर कैबिनेट ने जो स्वीकृति दी है, रेदर कैबिनेट ने भी स्वीकृति नहीं दी है, लोक वित्त समिति होता है उसके थ्रू फिर जाता है, तो उसने कुछ उसमें परीक्षा कुछ क्वेरी किए। कैबिनेट में उस कंडीशनल स्वीकृति के 10 दिन पहले ही 400 करोड़ रुपए का टेंडर निकल गया। मजेदार बात है कि जिस अपर मुख्य सचिव के इशारे पर वो टेंडर निकला, वो उस दिन छुट्टी पर थे जानबूझकर, यानी उसका दस्तखत नहीं था फाइल पर।
जिसने उस टेंडर के मैनेज करने का पूरा खेल रचा था वह दिल्ली के एक बड़े राजनेता थे, हैं अभी भी जिंदा है वो उनका कोई दस्तखत नहीं, और जिस मंत्री से उस पर हस्ताक्षर करा दिया गया वो मंत्री नासमझी में किया या उसको भी कुछ पैसा मिला होगा, मुझको पता नहीं। जब उस अपर मुख्य सचिव ने मुझको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो मैंने उस मंत्री को बताया कि आपको पता है कि बिना कैबिनेट के स्वीकृति के आपने फाइल पर दस्तखत किया है। तो उसके आसपास जो एक दो चेले चपाटे थे उसने कहा कि इसमें मंत्री जी, टेंडर मंत्री तो फाइनल करते हैं ना। मैंने बताया कि आप इनके शुभचिंतक हैं या इनके दुश्मन हैं। और मजेदार बात है कि मंत्रियों के आसपास वैसे ही लोग रहते हैं जिनको इन सब चीज़ की या तो जानकारी नहीं रहती है या जानकारी रहती है तो इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए कहा गया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से वैसे मंत्रियों को भी सलाह दूंगा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल है सुहाए। तो उसका होश उड़ा और आनन फानन में भी उस टेंडर को रद्द किया गया। एक और घटना, शहरों के विकास की आधारभूत संरचना बनाने वाले एक बॉडी के सर्वे सर्वा ने विभागीय मंत्री से करीब करीब 200 से 300 करोड़ के टेंडर पर घटनोत्तर स्वीकृति, यानी मंत्री के स्वीकृति के पूर्व ही राशि निकाल ली गई, टेंडर निकाल दिया गया, काम भी हो गया, भुगतान भी कर दिया, उस पर दस्तखत कराया। उसको बोलते हैं घटनोत्तर स्वीकृति, यानी काम होने के बाद सैंक्शन। मेरे संज्ञान में ये बात आया तो मैंने अपना दायित्व तो समझा और उनको बताया कि आपको पता है कि घटनोत्तर स्वीकृति आपने दी है। तो मंत्री लोगों को तो अधिकांश को तो हवे नहीं लगता है फाइल पर। ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश और राज्य के प्रजातांत्रिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के सिस्टम का। एक तो समझ में नहीं आता, दूसरा समझने का प्रयास भी नहीं करता है। जब बताया तो बोला कि तो आया तो सब लोग तो दस्तखत किए हुए था ही, तो हम कर दिए। एनीवे, मैंने फिर कहा कि ठीक है, अब आप समझिए। अभी जो टेंडर घोटाले में रिशु श्री वाली बात आ रही है, उस विभाग के उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले बॉडी का टेंडर का नाम भी आ गया है। यानी ये जो पूरा गेम है, अगर सही से जांच हो तो, अगर मैं बता रहा हूं क्यों तो स्पष्ट हो जाएगा, तो यह स्कैम तकरीबन 50 से 60 हजार करोड़ का हो जाएगा मात्र 2 से 3 साल में। मुझको आश्चर्य इस बात का है कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट इसमें क्या करेगी, और मुझको सीरियस एप्रीहेंशन है कि शायद स्पेशल विजिलेंस यूनिट इसको साबित भी नहीं कर पाएगी। कानून में कुछ बारीकियां हैं, कुछ इंग्रेडिएंट हैं। एक शब्द है, उसको बोलते हैं मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब होता है उद्देश्य। किसी क्राइम को साबित करने के लिए आपको उस क्राइम के मेंसरिया को साबित करना होगा। उस क्राइम में जो प्रोसीजर है, जो मेथड्स है, जो इक्विपमेंट है, उसको साबित करना होगा। अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट कितना कॉम्पिटेंट है हमको नहीं पता। ये कैसे साबित कर पाएगी कि रिशु श्री का एक्सेस इन विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों के कंप्यूटर में था और वहां से ये खोल करके ई टेंडर को इलीगली प्राइस नोट करके उससे कम प्राइस कोट करके टेंडर डालता था। ये कैसे साबित हो? कोई वहां सीसीटीवी तो था नहीं, वो तो एक सिंपल पासवर्ड से खुल जाएगा किसी भी लैपटॉप पर। और जहां करोड़ों करोड़ों का लेन देन हो रहा है और जहां ये रिशु श्री बाबा ऋषि श्री जो बड़े साहब के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है सचिवालय के गलियारे में, तो कौन उसका फोटो खींच लेगा, कौन उसके खिलाफ गवाही दे देगा? तो ये तो साबित करना मुश्किल है। और दूसरा कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट न तो टेक्निकली इतना इक्विप्ड है, न ही उसके पास उतना मैन पावर है, और न ही उसका मैंडेट है। जैसे अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई
अब इतनी बड़ी धनराशि स्वाभाविक रूप से पटना में बोरिंग रोड चौराहा या मुसल्लाहपुर हाट में तो लगाया नहीं गया होगा ना, मंदिरी और राजापुर पुल पर तो नहीं खर्च किया गया होगा। ये राशि यूरोप गई होगी, गल्फ कंट्रीज गई होगी, तो वहां तो जाने का मैंडेट है नहीं। ये तो सीबीआई जा सकती है या सेंट्रल एजेंसीज के पास जो मैंडेट हैं वो जा सकती है। तो ये जानबूझ करके अभी ईडी ये पूरा, जिसको बोलते हैं ना कि अभी जैसे शिकार को, जो शिकारी है ना, वो मारने से पहले नचाता है, खेलता है और उसको मजा आता है। तो बेसिकली बीजेपी नीतीश जी को और ये जो इनके 1 दर्जन अधिकारी हैं जो विगत 20 साल से मलाई और पिज्जा खा रहे हैं, ये सब को अभी नचा रहा है। अब अगर ये सभी लोग सरेंडर कर गए, वहां जो दक्षिणा लिए हैं, कमाए हैं, वो वहां भी पहुंचा दें और 60 सीट 50 सीट पर मान गए, तब तो ये एक स्पेशल विजिलेंस यूनिट कथित रूप से इसका जांच करते करते ललित नारायण मिश्रा वाले केस के परिणाम तक पहुंच जाएगा। और अगर नहीं तो देख लीजिएगा कि अगले 2 से 3 महीने या चुनाव में सीटों की घोषणा से पहले अगर बात नहीं बनी तो ये जितने पोस्टर बॉय आईएएस हैं आपको, ये सब जाएंगे जेल। हमको इंतजार करना पड़ेगा कि इस डील में होता क्या है। लेकिन एक चीज आपको बताते चले कि जैसा बोइएगा वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। नीतीश जी ने विगत 20 साल में जो जो बोया है वही काटेगा। आप कहिएगा कि मुख्यमंत्री का नाम मैं क्यों ले रहा हूं। लालू जी के पशुपालन घोटाले में जो कन्विक्शन हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा शस्त्र था सीबीआई के पास था, वो उस वक्त आईपीसी की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र माना जाता है। अब जरा सोच करके देखिए कि ये कौन सा बड़ा मैकेनिज्म था। क्या मुख्यमंत्री या फॉर दैट मैटर फाइनेंस मिनिस्टर ट्रेजरी बिल पर साइन करता है? चारा घोटाला कैसे हुआ हम उसकी नज़दीकियों को जानते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल और उस पर आपने देखा होगा। लेकिन हम तो उस प्रक्रिया से, उन दिनों मैं जमशेदपुर के एक अनुमंडल में पोस्टेड था, जमशेदपुर जिले में, पूर्वी सिंहभूम। अब अगर उस फ्रिवोलस ग्राउंड पर लालू जी को सिर्फ इसलिए कि आपके अनुश्रवण की कमी थी, आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था 120B के तहत, तो ये जो 10-20 हजार करोड़ रुपया ये लोग लूटे हैं इन विभागों में जिसकी चर्चा मैंने की, तो ये मुख्यमंत्री का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंगल क्यों नहीं लग सकता है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप साष्टांग कब होइएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बार बार मोदी जी का चरण छू लेते हैं। वो मानसिक स्थिति वाला बात कम है और इस डर वाला बात ज़्यादा है। फिलहाल हम लोगों को इंतज़ार करना होगा, देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।